ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्माचार्यो वसिष्ठोऽत्रिर्मनुः लोमशौ मरीचिरङ्गिरा व्यासो नारदः सौनको भृगुः च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशैर्ज्योतिषप्रवर्तकाः। तो सभी को नमो नमः। वैदिक प्रतिष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पुनः चर्चा परिचर्चा करने के लिए आए हैं हम लोग। सभी को स्पष्ट सुनाई दे रहा है? सूचित करिए। हाँ गुरु जी, स्पष्ट जी है। गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी, सुनाई दे रहा है। सभी को ऊंच नीच मूल त्रिकोण दृष्टि वगैरह शत्रु मित्र सब याद हो गया कि नहीं? शत्रु मित्र भी सबको याद हुआ कि नहीं? हाँ, याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, ऐसा हालत है। ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इधर में भी थोड़ा प्रेशर गुरु जी ज्यादा हो गया, नक्षत्र का प्रेशर इधर कॉलेज में भी ज्यादा है। इतने नक्षत्र है, 16,000। प्रेशर ही प्रेशर है गुरु जी। सब चमक रहे हैं, दिन में भी चमकते। चलिए आज थोड़ा सा इसको समझ के इन लोगों के कारक तत्वों का आप लोगों का अध्ययन करा। देखिए, हमारा सबसे पहले जो शरीर में प्राण तत्व है वो आत्मा होगा, तो आपके शरीर में भी प्राण तत्व रहेगा। तो आत्मा क्या है ना, सर्वात्मा च दिवानाथ हो, अर्थात दिन के नाथ भगवान जो सूर्य नारायण है वो आत्म तत्व है। सूर्य के प्रकाश से पूरा विश्व ब्रह्मांड चलता है। अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो विश्व ब्रह्मांड भी व्यवस्थित प्रकाश से नहीं चलेगा। पेड़ पौधे भी फल प्रस्तुत तभी कर सकते हैं जब सूर्य का प्रकाश पड़ता हो। बड़े बड़े सैटेलाइट कल कारखाना इत्यादि सौर ऊर्जा से चल रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है? जगत का आत्मा सूर्य है। और कहा भी है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारा शरीर रूपी पिंड है उसका संबंध सीधा ब्रह्मांड से है। और ब्रह्मांड से है तो बताया है। तो ब्रह्मांड में जो सूर्य है उसका शरीर के साथ संबंध है। तो ब्रह्मांड में 13 जो सूर्य है, हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां है, आयुर्वेद कहता है। बोले कौन कौन से हैं? तो हमारा शरीर बना है पंचतत्व से। क्षितिज लपावक गगन समीरा, अर्थात अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश, ये पंच महाभूत का सूक्ष्म पंच अग्नि। और हमारा जो पेट में जो जठराग्नि होता है, जो हम खाते हैं अन्न, उसको पकाता है 40 मिनट तक, वो जठराग्नि मिला करके 6 अग्नि हुआ। और आप जो अन्न खाते हैं, खाने के बाद वो सप्त धातु में परिणित होता है। सबसे पहले बनेगा रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर अस्थि, फिर मेद, फिर मज्जा, फिर शुक्र। ये सप्त धातु में परिणित होता है। सप्त धातु का सूक्ष्म 7 अग्नि। तो पंच महाभूत का 5 अग्नि, सप्त धातु का 7 अग्नि मिला करके 12 हुआ, और पेट का जठराग्नि मिला करके 13 प्रकार की अग्नियां हुई। ये 13 प्रकार की अग्नियां सीधा सूर्य ग्रह से संबंध है। अगर सूर्यास्त के बाद राजा की तरह भोजन करने के कारण आजकल के व्यक्तियों का आयु क्षीण हो रहा है। आज से आप 40-50 साल पहले अध्ययन करिए, उन लोगों का जीवन यापन जो था, प्रातः काल उठते थे, 8-10 बजे तक राजा की तरह भरपेट भोजन करते थे, शाम को 7 बजे तक खा पी करके विश्राम करते थे।
उन लोग का ऐसा दिनचर्या होने के कारण उन लोगों का आयु 80-90, उससे भी 100, मतलब 110 120 साल तक देखा गया था। लेकिन अभी का दिनचर्या हम लोग का क्या है, विपरीत हो रहा है। सूर्य के अनुपस्थिति में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, होली, दिवाली, जन्म इत्यादि सभी प्रकार की जो पर्व इत्यादियों में भी भरपेट भोजन करना, राजा की तरह भोजन करना, गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करना, वो रात को कर रहे हैं। दिन में ऑफिस है, किसी को नौकरी है, किसी को कहीं जाना है। ऐसा हम लोग ने करने के कारण हमारे शरीर के 13 प्रकार की अग्नियों का संबंध सूर्यास्त के बाद टूट जाता है। तो जिसके कारण आजकल हार्ट अटैक अधिक हो रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ रही है। हाँ, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 12-1 बजे 2 बजे तक जाग जाग करके पढ़ रहे हैं, सुबह 8 बजे तक सो करके उठ रहे हैं। इसका विपरीत क्या हो रहा है, अभी घर घर में गैस की समस्याएं हैं, शुगर की समस्याएं हैं, प्रेशर की समस्याएं, रात में नेगेटिव एनर्जी हावी होता है, चिड़चिड़ापन है, सहन शक्ति कम हो रही है। शादी कर रहे हैं तो अधिकांश 50% शादी विफल है, सहन शक्ति की कमी के कारण। आजकल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो भी ऐसा समस्या हो रहा है। कारण क्या है, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने के कारण। पहले हार्ट अटैक भी बहुत ना के बराबर होता था, आजकल बहुत कम समय में जो है उन लोगों का हार्ट अटैक, प्रेशर, स्ट्रोक वगैरह हो रहा है। इसका कारण यही है। देखिए, पहले के बच्चों को बहुत मार पड़ती थी घर में, टीचर लोग भी प्रसाद भर भर के देते थे, तो भी बच्चा गलत कदम नहीं उठाता था। अब अभी के जो स्टूडेंट है, परीक्षा में एक बार असफल हो जाते तो सुसाइड कर लेते। राजस्थान कोटा का हाल देखिए क्या हाल है। हाँ, घर के ही बच्चा ने अगर गलती किया है तो उसको 2 थप्पड़ लगाएंगे तो सुसाइड करने का खतरा बना रहता है, कोई गलत गलत कदम ना उठा ले। तो ये क्या हो रहा है ना, रात को जो जागृत अधिक करता है तो नेगेटिव एनर्जियों का वास होता है, दिन में पॉजिटिव एनर्जियों का वास होता है। प्रातः ब्रह्म काल, ब्रह्म मुहूर्त में तो सर्वश्रेष्ठ पॉजिटिव एनर्जी होता है। तो अगर आप लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो कभी भी जो है ना, जीवन में चाहे रत्न पहनिए, चाहे महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप करिए, तो भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। भगवान जी कहते हैं किसका मदद करते हैं, भगवान जी कहते हैं उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। अर्थात मैं उसी का मदद करता हूं, कहते हैं, जिसके अंदर कार्य करने की उत्साह हो, उद्यम हो, साहस हो, धैर्य हो, बुद्धि हो, शक्ति हो और पराक्रम, ये सब चीज दे करके भेजा हूं। जो इसका प्रयोग करता है उसको मैं मदद करता हूँ, अन्यथा मैं मदद नहीं करता हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान जी। एक उदाहरण भी आप देख लीजिए, गजेंद्र मोक्ष। जब पानी पीने के लिए सरोवर में जब हाथी गया था तो मगरमच्छ ने पैर को पकड़ लिया, तो उसने सारा सूत्र ये लागू किया है, उद्यम। उसने पहला सूत्र अपनाया, उससे छुड़ाने के लिए उसने उद्यम किया, प्रयत्न किया, पहला सूत्र। साहस दूसरा सूत्र है, भगवान ने दिया हुआ, तो उसने साहस भी रखा, मैं छूटूंगा बोल करके, दूसरा सूत्र भी उसने फॉलो किया। फिर तीसरा सूत्र धैर्य, उसने धैर्य भी अपने आप को बना करके रखा, अपने आप को धैर्य धारण करके रखा, छूटूंगा बोल करके। तीसरा सूत्र भी अपना लिया, बुद्धि भी लगाया उसने। उसके परिवार के सदस्य जितने भी झुंड में आए थे उन्होंने शक्ति का भी प्रयोग किया मिल करके छुड़ाने के लिए। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये छह चीज का प्रयोग करने के बाद अगर आप विफल होंगे तो भगवान मदद करते हैं। अगर आपने 6 चीज का प्रयोग किया ही नहीं है तो भगवान को पुकारने से भी भगवान नहीं आए, ये भगवान का वचन है। तो हाथी नहीं छूटा तो फिर श्री हरि विष्णु को उन्होंने कमल पुष्प तोड़ करके स्मरण किया तो आ गए नारायण, फिर उनका वहां से बंधन मुक्त कर दिए। तो उसी प्रकार आप जीवन में अगर मान लीजिए रोना रोएंगे परिस्थिति का तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला। तो आपको भगवान ने जो 6 चीज दिया है इसका प्रयोग करिए, तभी हो सकता है। वेदों में जो बताया है
उपनिषदीय औषधों में जो बताया गया है, जिस प्रकार मान लीजिए ग्रह शांति मात्र करने से रोग व्याधियां ठीक नहीं होगा, क्योंकि वेद का नेत्र है ज्योतिष। ज्योतिषाम नयनम चक्षुः, वेद का नेत्र है ज्योतिष। लेकिन वेद रूपी शरीर का रक्षा करने का जो ज्ञान है वो आयुर्वेद में है। आयु यस्मिन विद्यते सह आयुर्वेदः। जिस ज्ञान से आपका आयु की रक्षा हो उस ज्ञान का नाम है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अनुसार आप जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर के 13 प्रकार की अग्नियों का संबंध ब्रह्मांड से टूट रहा है, तो भी रात को जाग जाग करके आप ठूस ठूस के खा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर महामृत्युंजय को भी आप जप कर लेंगे, रत्न भी धारण कर लेंगे, तो भी वो प्रकट होकर के बोलेंगे हम नहीं कर सकते, तुमने जो हमने प्रकृति जो सिस्टम बनाया है, जो वेदोक्त आचरण बताया है उस तुमने नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा रक्षा हम भी नहीं कर सकते। कुंडली में सूर्य ग्रह अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य ग्रह शनि राहु केतु से पीड़ित होता है तो व्यक्ति को 13 प्रकार की अग्नियां को अनबैलेंस कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति को पेट की समस्या होती है। जब पेट की समस्या होगी तो खाया हुआ अन्न सप्त धातु में परिणित नहीं होगा, सप्त धातु में परिणित नहीं होगा तो गैस एसिडिटी बनेगा। गैस एसिडिटी के माध्यम से हृदय के जो धड़कन को असंतुलित कर देगा, जिसके कारण सारा मैकेनिज्म खराब हो जाता है। पेट सफा तो सब रोग दफा, इसलिए कहते हैं 90% बीमारियां पेट से होती है। तो इसलिए कुंडली में सूर्य ग्रह खराब हो, चाहे सूर्य ग्रह खराब नहीं भी हो, अच्छा भी क्यों ना हो, अगर आप रात को जाग जाग करके भोजन करते हैं, राजा की तरह रात को भोजन करते हैं, रात को देरी तक आप जागते हैं, सुबह देरी से आप जागते हैं, तो आपके कुंडली में अच्छा सूर्य भी खराब हो जाएगा। लाखों उपाय कर लीजिए, लाखों रत्न धारण कर लिए, तो भी वो ठीक होने वाला नहीं है। जब ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन टूट जाता है तो फिर सब टूट गया। टावर से मोबाइल का कनेक्शन टूट गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना नेट चला सकते ना बात कर सकते। समझ में आ रहा है? आजकल के इतने एस्ट्रोलॉजर मार्केट में हैं कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ऐसे ठीक नहीं होगा। उन लोगों को ज्योतिष का मात्र ज्ञान होने से स्थायी इलाज नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है क्वचित अर्था क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित यशः क्वचित चापि कर्माभ्यास चिकित्सा नास्ति निष्फल। किस प्रकार की चिकित्साएं कभी निष्फल नहीं होती है? धर्म से, धन से, आयुर्वेद से, योग से अगर किसी का भी इलाज किया जाए तो वो ठीक हो जाता है। तो कहने का सारांश यह है कि आप जितने भी उपाय कर लीजिए जो ग्रहों के द्वारा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो सर्वदा स्वस्थ रहने के लिए आप जो है आयुर्वेद वेदोक्त आचरण नहीं करेंगे तो रत्ना क्या, आपको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को, मेरी बातों को? सुनाई दे रहा है सभी को? स्पष्ट सूचित करें। जी जी गुरु गुरुजी। जी। तो जी इसलिए गुरुजी। कोशिश जी करिएगा कि वेदों, अगर आपने शास्त्रोक्त जीवन जिया है तो आप बीमार से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। रात को कोशिश करिए गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन न करें, दिन में राजा की तरह खाने के लिए प्रयत्न करिए। आप तभी आप 100 साल तक जी सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो कुंडली में जो सूर्य है वो आत्मा को रूप में रिप्रेजेंट करता है। अब सूर्य की अनुपस्थिति में आप कुछ भी करिए, अभी सूर्यास्त हो गया, जो दिन का काम है वो रात को करेंगे कभी नहीं होगा, तो जो रात का काम है वो दिन में करेंगे कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए जो ब्रह्मांड का आत्मा ही नहीं है ब्रह्मांड में, ऐसे स्थिति में आपके शरीर के आत्मा को ज्यादा जाग जाग करके उसको कर्म कराएंगे तो क्या होगा? सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। तो इसलिए आत्म तत्व कौन है? सूर्य है। और फिर आत्म तत्व आने के बाद शरीर में आत्म तत्व किसके साथ मिल जाता है तो फिर वो जीव बनता है। देह का कारक मंगल ग्रह देह शरीर को रिप्रेजेंट करता है, सत्वम को जो शरीर को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ऊर्जा अगर बैलेंस में रहेगा तो सब चीज बैलेंस में रहेगा, ऊर्जा असंतुलित होगा तो दुर्घटना होगा। तो उसी प्रकार मंगल ग्रह ग्रहों का सेनापति होता है। सेनापति का नेचर है युद्ध करना, रक्षा करना। अगर मान लीजिए सेनापति मान लीजिए दुष्ट स्वभाव का निकला तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा।
सेनापति अच्छा निकला तो देश की रक्षा करेगा, गड़बड़ निकला तो देश को बर्बाद कर देगा। तो उसी प्रकार ऊर्जा असंतुलित होने से व्यक्ति को क्रोध होगा। क्रोध होगा तो क्या होगा? क्रोधी व्यक्ति क्या होगा, उसका क्या जीवन में क्या क्या हो सकता है? तो गीता में कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात जिसको अधिक क्रोध आता हो तो उसका क्या होगा? सम्मोह स्मृति भ्रंशः, अर्थात उसका स्मृति सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा जिसको अधिक क्रोध आता हो उसने व्यवस्थित डिसीजन लिया है, व्यवस्थित चीज को चलाया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। है कि नहीं है? जी गुरु जी। किसी भी चीज को व्यवस्थित प्रकार से चलाने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा, तभी आप व्यवस्थित चला सकते हैं। तो अगर कुंडली में मंगल ग्रह अव्यवस्थित हो रहा हो तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, विवाद होगा, पुराना सा पुराना संबंध आपका टूट जाएगा। इसलिए जो है ना, शादी में मंगल ग्रह जो क्रोध को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह, उसको देखते हैं वो असंतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो असंतुलित होगा तो सब मामला बिगड़ जाएगा। और सातवां घर से विवाह को देखते हैं यहाँ से। अगर लग्न में मंगल बैठा है तो शरीर में मंगल का नेगेटिव ज्यादा एनर्जी होगा, तो उसका दृष्टि विवाह घर में पड़ेगा तो वो भी असंतुलित कर देगा। मंगल ग्रह का पूर्ण दृष्टि होता है 4, 7 और 8। सप्तम दृष्टि से देखेगा यहाँ। चौथे घर में भी मंगल होगा तो भी यहाँ चतुर्थ दृष्टि से देखेगा। हाँ, मंगल ग्रह विवाह घर में होगा तो भी प्रभावित करेगा। हाँ, यहाँ भी अगर द्वादश घर में भी होगा, देखिए उसका अष्टम दृष्टि भी यहाँ पड़ेगा। ठीक है। अगर ये दूसरा घर है, ये आपका जीवन साथी का, फैमिली का है, तो जीवन साथी के फैमिली वाले भी दुष्ट स्वभाव के निकले तो आपका जीवन नर्क बना देंगे। ये तो उत्तर भारत में 1, 4, 7, 8, 12 घर में मंगल ग्रह बैठने से मांगलिक होता है। दक्षिण भारत में कुंडली का दूसरे घर में भी मंगल ग्रह बैठने से मांगलिक माना गया। तो मंगल ग्रह असंतुलित होगा तो जीवन में संबंध खराब होगा। इसलिए मंगल ग्रह को संतुलित होना परम आवश्यक है। समझ में आया? तो जी यहाँ जी गुरु जी। बृहस्पति, फिर बृहस्पति है आपका, बृहस्पति जीव का कारक है, अर्थात जीवन का कारक है। क्योंकि ज्ञानम अधिकरणम आत्मा सात विविधा जीवात्मा परमात्मा च, कहते हैं जो ज्ञान का जो पुंज है वो आत्मा में निहित है। आत्मा का भी दो भेद है, एक तो परमात्मा है और एक जीवात्मा है। तो बृहस्पति क्या है? जीवात्मा, जीव है। ठीक है। तो सारा ज्ञान तो सूर्य में निहित है, लेकिन बृहस्पति साथ होने के कारण उसको गुरु की संज्ञा दी गई, जीव होने के कारण। तो बृहस्पति जिसके पास ज्ञान होगा उसको ग्रोथ, उन्नति, तरक्की करेगा। तो बृहस्पति कुंडली में पॉजिटिव होगा। बृहस्पति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। अब चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र भोग को रिप्रेजेंट करता है, शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है, राहु माया को रिप्रेजेंट करता है, केतु मुक्ति का रिप्रेजेंट करता है, वैराग्य। अब ये ग्रह अभी कैसे बने? ये क्या ये ग्रह वास्तव में हम लोगों का कोई मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये सब लोग प्रभावित कर रहे हैं? तो कहते हैं शास्त्रों में ये जो ग्रह भी हैं आदिनारायण भगवान के, सूर्य भगवान जो है, भगवान जो है ना, उत्पन्न हुए भगवान राम से, चंद्रमा भगवान कृष्ण से, मंगल भगवान नृसिंह से, राहु बराह भगवान से, बृहस्पति वामन से, शनि कूर्म से, बुध जो है गौतम बुद्ध से, शुक्र परशुराम से, केतु मत्स्य अवतार से हुआ है। तो ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरा वराह काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ये संपूर्ण चराचर जगत ग्रहों के अधीन है और ग्रह भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो उनके माध्यम से हमें कर्म फल प्रदान करने के लिए आए हैं। समझ में आया? जी गुरु जी। तो फिर आगे आता है कि इन ग्रह का कॉम्बिनेशन हमें कम समय में फलित करने के लिए हमें जानना होगा। अब देखिए सबसे पहले आता है कि बृहस्पति। अब किसी का भी एक कुंडली लाइए, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण करके बताता हूँ। बोले किसी का भी डेट ऑफ बर्थ बोले। गुरुजी 1 जून 1985।
कितना है? 1 जून 1985। टाइमिंग क्या है? 11 बजे। एम पीएम पूरा कंफर्म बताइए। पीएम पीएम। तो व्यक्ति क्या समझेगा? आप 11 बजे बोल दे खत्म किस्सा। ऐसा नहीं करना, आधा अधूरा ज्ञान कभी भयंकर होता है। पूरा ठीक है गुरुजी। पूरी बात बताइए। जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली का। आगे। दिल्ली में मेहरौली है गुरुजी। आपका शुभ नाम क्या है? सरिता। ये ठीक है। 1 जून हाँ 1985 रात्रि 11 बजे दिल्ली। हाँ जी। यह आपका कुंडली बना है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। अब यहाँ प्रैक्टिस करिए। अब देखिए चंद्रमा किस किस को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा है माता, पुत्री, मन, स्थान परिवर्तन, यात्रा, दोष, पलायन, हानि और चंचलता। ठीक है। हाँ जी। अब चंद्रमा का संबंध किस किस के साथ हो रहा है? केतु के साथ हो रहा है और शनि के साथ। शनि के साथ। तो चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? मन को। मन को represent करता है। तो मन के साथ में जैसे कि मान लीजिए आप जिस घर में बैठे हों, उस घर में दुष्ट स्वभाव के दो व्यक्ति के साथ अगर रहते हैं तो हमेशा मन जो है ना परेशान रहता है। समझ में आया? हाँ जी। तो फिर यहाँ गुरुजी इसके चंद्रमा, कुछ उपाय भी। उपाय सब चीज के हैं। बीमार है भी, इलाज भी है। ठीक है आप गुरुजी। घबराइए मत। अब ये केतु है ना, केतु का तात्पर्य क्या है? केतु नाना है, मुक्ति है, त्याग है, रुकावट है। तो इसका तात्पर्य क्या है? चंद्रमा मन है, केतु रुकावट है, दोनों का संबंध बना। तो ऐसे होने से क्या होता है, मन में किसी प्रकार की विचार आता है, उसको जोश के साथ आप शुरू कर देती हैं। हफ्ता दिन, 15 दिन, महीना दिन, उसके बाद उस चीज से आपका मन हट जाता है केतु के कारण, फिर आप दूसरी चीज को पकड़ लेती है। ऐसा ही होता है कि नहीं? यस नो? हाँ जी गुरुजी। एस्ट्रोलॉजी कोई हार्ड है? नहीं गुरुजी, एक। इंटरेस्टिंग है। अब ये है शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ शनि के बारे में क्या लेके आया? शनि कर्म है। अब कर्म में रुकावट नहीं होगा तो अच्छा है, रुकावट होगा तो दुख होगा। बड़े भाई को भी रिप्रेजेंट करता है और सत्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ शनि जी। कर्म है और केतु रुकावट है। चंद्रमा क्या है? चंचलता भी है और परिवर्तन भी है। तो परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? कर्म में परिवर्तन। आप कोई भी चीज करूंगी बोल करके सोचती हैं, योजना बनाती है, वो जल्दी जल्दी डिसीजन चेंज करती है। ऐसा ही होता है कि नहीं? यस नो? हाँ जी गुरुजी। आप कितना जल्दी आप 100% योजना बनाती हैं, 100 में से 50% आपका योजना योजना ही रह जाता है, 50% मात्र आप फोकस कर पाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ जी, वो पूरा नहीं हो पाता गुरुजी। आप जो है ना शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, एक ही घर में बैठा हो, या शनि और चंद्रमा ट्राइन में हो। ट्राइन का तात्पर्य त्रिकोण है। इस प्रकार से ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत बता रहा, या शनि चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा। हाँ, ये तीनों स्थिति में शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, बृहस्पति चंद्रमा को न देखता हो, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति जो होता है ना, व्यक्ति को भूलने की भी आदत होता है। ताला मार दिया, आधा घंटे बाद लगाया कि नहीं लगाया दोबारा चेक करना। हाँ, कोई सामान कहीं रख दिया, फिर कहाँ रखा, फिर ढूंढते रहना, कंफ्यूजन अधिक होना, डिसीजन करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, इस द्वंद्व में भी फंसा के रखता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी गुरुजी। बताइए अपने बारे में। मैंने तो अभी गुरुजी तक यहाँ पे नहीं, शुक्र के साथ जिस तरह यहाँ पे राहु बैठा है, तो ये तो शुक्र भी खराब कर रहा है। खराब कोई भी ग्रह नहीं होता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव है मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, अब केतु क्या है? अध्यात्म है, पूजा पाठ है, मेडिटेशन है, गुप्त ज्ञान है, रिसर्च है। अब आपने हाँ जी। चंद्रमा को केतु की ओर लगाया, एस्ट्रोलॉजी की ओर अध्ययन कर रही है, आपकी समस्याएं दूर हो जाए। हाँ जी। शनि कर्म है, केतु एस्ट्रोलॉजी है,
मेडिटेशन, गुप्त ज्ञान हाँ इधर जी। लगाएंगे तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। समझ में आया अच्छा कि नहीं आया? गुरु जी, एक बात और पूछना चाह रही थी। जैसे मैं ये एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, मैं करना चाहती हूँ, तो ये जो मेरी कुंडली बनी हुई है, तो ये मेरे को फलित होगा या नहीं होगा? मतलब मैं इसमें कामयाब हो बिल्कुल, पाऊंगी? शनि और केतु ग्रह का कॉम्बिनेशन होना ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर का संकेत होता है। अच्छा गुरु जी। वो चीज है। लेकिन घटना क्या है ना, आपका थोड़ा सा यहाँ जो चंद्रमा बैठा है, ये चंद्रमा सूर्य ग्रह से दूरी में होने के कारण ज्यादा कमजोर नहीं हो रहा। ये देखिए, अच्छा। सूर्य से 7वें घर में 17 डिग्री में इतना, यहाँ भी 17 डिग्री में होता, तो ये पूर्णिमा के आसपास में होता। ठीक है, हाँ वन जी। एटी डिग्री का डिस्टेंस। तो हाँ सत्रह जी। डिग्री में आप यहाँ देखिए, चंद्रमा का डिग्री 27 है, 27 में 30 डिग्री में कितना बचा है? 3। और 17 तीन। मिला करके कितना हुआ? ठीक। अ, और तीन 20। 20। हाँ जी। 20। तो 20। अर्थात आपका जो है ना, शुक्ल पक्ष का चतुर्दशी तिथि में जन्म हुआ है। अच्छा पंडित जी। तो चंद्रमा पोजीशन अच्छा है, दिखा दूं? हाँ जी। ये देखिए, चतुर्दशी है कि नहीं है? हाँ जी। तो ठीक। अच्छा है ये चंद्रमा। अगर मान लीजिए, अगर वो चीज नहीं होता तो और ज्यादा नेगेटिविटी देता आपकी माँ। आपका आपका जो है ना, ये चंद्रमा को पॉजिटिव क्या करना होगा? शनि कर्म है, केतु अध्यात्म, पूजा पाठ, मेडिटेशन, गुप्त ज्ञान, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी है। तो कर्म में एस्ट्रोलॉजी आ रहा आएगा तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा मन है, केतु एस्ट्रोलॉजी है, तो कर्म और मन को एस्ट्रोलॉजी में लगाइए। अध्यात्म, पूजा ठीक। पाठ, मेडिटेशन, आपको प्राणायाम, योगा इत्यादि आपको करना चाहिए। इससे आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। मनस्थिति कैसे ठीक होगा? कहते हैं विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा। सबसे पहले आहार ठीक करना होगा, सात्विक आहार करना होगा। कोई भी भगवान जी को प्रसादी खाना हो घर में तो भोग लगा करके खाना, पहला। अच्छा गुरु जी। दूसरा नियम आपका ये है कि ठीक होना मनस्थिति को, आपको प्राणायाम और ध्यान प्रतिदिन आपको 15 मिनट करना ही करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए और 10 मिनट ध्यान ठीक है। करिए, ये नित्य करिए। ठीक। ठीक है। ठीक गुरु। फिर ठीक उसके है बाद गुरु जी। आप एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करिए और भगवान शंकर जी की आराधना करिए। रोज ठीक गुरु। नित्य शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके नर्मदेश्वर को जल चढ़ाइए, काला तिल डाल करके, परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है गुरु जी। अब दूसरों के पास जाएंगे, अमुक करो तमुक करो, ऐसे ठीक नहीं होगा। आजकल मार्केट में जिस प्रकार के, उनको ज्ञान ही नहीं है, ना आयुर्वेद पढ़े, ना योग पढ़े, ना ज्योतिष को शास्त्रोक्त पढ़े, उल्टे हाँ जी। सीधे मतलब जो है, कभी जमीन में गाड़ो कहते हैं, कभी बहा दो कहते हैं, कभी कुछ करो, ऐसे ठीक नहीं होगा। जी वास्तु गुरु को जी। कभी हरा टेप चिपकाओ, कभी काला टेप चिपकाओ, ठीक होगा? नहीं होगा। आपका शरीर रूपी नहीं गुरु वास्तु जी, मेरी पहले, तो। पहले शरीर रूपी वास्तु हाँ को जी। ठीक करना होगा। शरीर रूपी वास्तु कैसे ठीक होगा? प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने से खराब होता है। प्रकृति से मिल करके जीवन जिया जाए तो शरीर रूपी वास्तु ठीक होता है। अब शरीर रूपी वास्तु को ठीक नहीं कर रखा है, घर का वास्तु कुछ भी ठीक करे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक गुरु जी। समझ रहे हैं बात को? मार्केट में बहुत सारे हाँ ऐसे ठीक। लोग हैं। तो यहाँ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस नो? कॉम्बिनेशन अभी जो ठीक है। मैं बताया शनि चंद्रमा केतु का। जी ठीक गुरु है जी। समझ गुरु में जी। आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए, ये गुरु जी चौथा घर इसमें होता है, व्यक्ति का घर होता है, मानसिक शांति होता है, सुख का घर होता है। अब यहाँ बैठा है राहु, ठीक है, और यहाँ सभी, शनि का भी दृष्टि है, केतु का भी दृष्टि है। तो इसके कारण ये बताता है कि आपके घर में राहु है। राहु का तात्पर्य भ्रमित कर देना। राहु जिस चीज में उसका पूरा जोड़ लगाता है ना, उस हाँ चीज जी। को हमेशा आधा अधूरा करता है, पूरा कभी नहीं देता है। समझ रहे हैं बात को? जी। जी गुरु जी। जिम्मेवारी मतलब, जैसे दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति कभी भी जिम्मेवारी पूर्वक कार्य नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरु जी। हाँ जी। चौथे घर में राहु है, केतु और शनि का दृष्टि है। इसका तात्पर्य है आपके घर में जब भी कभी भी कोई भी कार्य या उत्सव होगा, कोई ना कोई विवाद झगड़ा होगा ही होगा। यस नो? हाँ जी। जी। सही कह रहे हो पंडित जी।
आप यस वो है तो यस बोलिए, ना तो ना बोलिए, कोई वो चीज नहीं। सूत्र काम करता है कि नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजी काम करता है कि नहीं करता, प्रैक्टिकल देखिए। नहीं गुरुजी, ऐसा ही है, कोई भी काम होने से पहले वो कलेश जरूर होना होता है। ये इसका कारण है राहु और केतु और शनि। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको जो है ना, नित्य भगवान शंकर जी की आराधना करने से ये बैलेंस होगा। ये आपकी कुंडली में पितृदोष का भी संकेत है। अच्छा कुंडली गुरुजी। के 9वां घर और 5वां घर में जो है ना, राहु के साथ या केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा बैठा हो तो कुंडली में पितृदोष होता है। पहला सूत्र समझ में आया। अच्छा गुरुजी। दूसरा सूत्र है, कुंडली में कहीं भी राहु केतु बैठे हों, अगर वो जहां बैठे हों उससे 10 डिग्री आगे या 10 डिग्री पीछे सूर्य चंद्रमा हो तो भी पितृदोष हो। तो यहां देखिए चंद्रमा का डिग्री कितना है 27 और केतु का डिग्री कितना है 23 23 23। तो इसका तात्पर्य कितना डिग्री का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है? 5 5 डिग्री का या 4 डिग्री का? 4 डिग्री। तो ये 10 डिग्री के डिस्टेंस में बता रहे हैं, तो ये पितृदोष हुआ कि नहीं हुआ? तो पितरों की प्रसन्नता के लिए आपको विधि पूर्वक जो है ना त्रिपिंडी श्राद्ध बोला जाता है, उसको करना चाहिए। ये त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है ना, ये हमारे 3 पीढ़ियों में, चाहे माँ के पक्ष में हो चाहे पिता के पक्ष में, ज्ञात अज्ञात जितने भी लोग हैं वो अतृप्त होकर के कोई ना कोई विचरण कर रहा है। तो हमारे पिताजियों के द्वारा अगर उनका सद्गति नहीं हुआ हो तो संतान के कुंडली में पितृदोष बन करके आता है। समझ में आया कि नहीं? आया। जी जी कविता जी, आपके पिताजी के द्वारा आपके पितृपुरुष अप्रसन्न होने के कारण आपके कुंडली में पितृदोष बना है। अच्छा गुरुजी। तो आपके घर वालों को आप ये बताइए कि त्रिपिंडी श्राद्ध करें, कहाँ करना चाहिए त्रिपिंडी श्राद्ध। इस विषय में मैं एक पुस्तक, एक गीता प्रेस गोरखपुर से 20 रुपए का मिलता है, वो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ ये महीने में करना सर्वश्रेष्ठ होता है। सबसे पहले म्यूट कर लीजिए, ठीक है? हाँ डिस्टर्ब जी। होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, ऐसा जब जरूरत हो तो फिर अनम्यूट कर लें। तो सबसे पहले तो पिशाच मोचिनी बनारस में है, वहां करना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है गया में करना चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है शिव मंदिर के सानिध्य में कर सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन दिया है नदी के किनारे में कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन दिया है घर के तुलसी के पौधे के नीचे भी कर सकते हैं। और छठा दिया है आपका पिपल, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे। अब जहां आपको सुविधा हो वहां करें, लेकिन जो करने वाला जो ब्राह्मण होना चाहिए वो श्रेष्ठ उच्च कोटि का विद्वान होना चाहिए। भले आप देवताओं का पूजन में आप गड़बड़ करें तो भी देवता कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वाले हजारों लोग हैं। लेकिन पितरों का अगर कर्म में अगर अतृप्त हो गया तो पितर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपके पूर्वज को आप ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो आपसे ढंग से नहीं किया तो उनको प्राप्त ही नहीं होगा। कहा भी है, देखिए शंकर शब्द है, शंकर शब्द का अर्थ क्या बनता है? समम कल्याणम करोति इति शंकर। जो भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी डाकिनी सबको एक समान कल्याण करे उसको शंकर कहते हैं। शंकर शब्द से आप बिंदु हटा दीजिए, शकर बनेगा। शकर का अर्थ होता है चीनी, अर्थ का अनर्थ हो गया है। व्यंजनम शब्द का अर्थ होता है सब्जी, और उससे न हटा दीजिए, व्यजनम शब्द का अर्थ होता है पंखा। तो इसलिए आप कोई भी कर्मकांड पूजा पाठ इत्यादि करने से श्रेष्ठ विद्वान की हमेशा तलाश करें। कहते भी हैं विधिहीनस्य कार्यस्य सज्जा कर्ता विनश्यति। विधिहीन कार्य करने पर कराने वाला और करने वाला दोनों का पतन होता है। तो आपको जो है ना अपने उधर घर के खानदान में
त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए बताइएगा, जिससे नहीं तो घर में जो है ना हमेशा बरकत नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है गुरुजी। शास्त्रों में भी कहा है पितरी पितृमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, जहाँ देवता का भले आप पूजन मत करिए, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपने पितरों का नहीं किया तो दोष लगेगा। तो ठीक है। पितृपुरुष संतुष्ट होते हैं तो देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करने चाहिए। समझ में आया? ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक बात और पूछनी थी, यहाँ ससुराल की तरफ से जो मैं पितरों का अभी अभी काम कर अभी रही अभी हूँ। हम उधर ज्यादा नहीं, वो प्राइवेट कुंडली आपको स्टडी करना उसके बाद करना है तो मैं अलग से करूंगा। यहाँ जो है ना ये सारे सूत्रों को घटाएंगे। ठीक है? ठीक है गुरुजी, ठीक है। ये बस आप लोगों को बोला हूँ क्योंकि पितृदोष भी सिखाना ही है, तो इसलिए हाँ मैंने जी, हाँ। यहाँ आप लोगों को उचित बोला। शनि और केतु को लिख लीजिए। शनि और चंद्रमा का कुंडली में संयोग बने तो इसको विष योग कहते हैं। डरना मत। हाँ, ये सिखा रहा हूँ। डरना मत, इसलिए अपना कुंडली लेकर के नहीं सीखना चाहिए, व्यक्ति डर जाता है इसलिए। शनि और केतु का इसको कहते हैं दरिद्र योग। समझ रहे हैं बात को? डरना मत, ये जो योग के बारे में बता रहा हूं। राहु और शुक्र का संबंध बने तो नागमणि योग होता है। सूर्य और बुध का संयोग बने तो बुधादित्य योग होता है। इस कुंडली में जो जो योग बन रहे हैं वो सिखा रहा हूं। ठीक है? चंद्रमा के साथ राहु केतु बने तो ये ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग बना। लिख लिए सबने? चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी का कुंडली में बृहस्पति, उस व्यक्ति का हर कार्य देरी से होगा। आप कैसे समझ जाएंगे? एक सेकेंड में कुंडली में अगर ये कुंडली का जो होता है छठा घर, ये होता है रोग ऋण शत्रु का। मैं रुकिए, मैं इसको दूसरा से दिखाई दे रहा है सभी को? जी। अभी तो छोटा छोटा दिख रहा है गुरुजी। जूम करिए। ये दिखाई दे रहा है? जी जी जी। ये नहीं होता ये आपका छठा घर होता है रोग ऋण और शत्रु विशेषकर। तो अगर मान लीजिए किसी का जीव कारक ग्रह विकास और समृद्धि लिखा है ना गुरु ग्रह के यहाँ, जी। अगर ये विकास समृद्धि करने वाला ही व्यक्ति रोग ऋण शत्रु से ग्रसित है तो इसका तात्पर्य इसका हर कार्य देरी से होगा। गुरु ग्रह कुंडली का छठे घर में है। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बार बता दीजिए गुरुजी। आप स्वयं व्यक्ति हैं। आप जी अगर जी ऋण में हो या आप शत्रु से जी परेशान हो या आपको रोगों से जी। ग्रसित है आप, तो आपका विकास बढ़ेगा, विकास होगा कि विकास रुकेगा? रुकेगा गुरुजी। रुकेगा। तो इसका तात्पर्य आपने क्या समझा? किसी का छठे घर में बृहस्पति होगा
तो ऐसा जातक का विवाह में भी देरी होगा, हर प्रकार के कार्यों में देरी होगा अभी के परिप्रेक्ष्य में। समझ में जी आया गुरुजी। कि नहीं? कुंडली के छठे घर में गुरु ग्रह कमजोर होता है। तो गुरु ग्रह कमजोर होने से क्या होगा? गुरु ग्रह विकास और समृद्धि उन्नति प्रगति का ग्रह है ना। अब उन्नति जी प्रगति गुरुजी। कराने वाला कहा ही कमजोर हो गया। तो कमजोर हुआ तो कार्य क्या होगा? बीमार होगा तो कार्य व्यक्ति धीमे धीमे स्लो करेगा, फास्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आया? अब कुंडली में चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है ना। अब मन जाकर के भी रोग ऋण शत्रु से जाकर के ग्रसित हो गया तो भी क्या होगा? मन भी परेशान होगा। तो जिसका मन परेशान होगा, विकास कराने वाला व्यक्ति ही परेशान है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? झमेला होगा ना। जिसका मन स्थिति ठीक नहीं है वो कभी भी परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकता, और जिसका मन स्थिति ठीक होगा वही परिस्थिति को ठीक कर सकता है ना। जी गुरुजी। जिसका मन स्थिति ठीक होता है हर समाधान में भी वो, जिसका मन स्थिति खराब होता है ना, उसका हर समाधान भी नजर आ रहा हो तो भी वो समस्या देख लेता है, और जिसका मन स्थिति ठीक होता है और समस्या में भी वो समाधान ढूंढ लेता है। बस अंतर इतना हो। तो इसलिए कुंडली के छठे घर में चंद्रमा भी अच्छा नहीं माना गया है और बृहस्पति को भी अच्छा। अब फिर आता है ये आठवां घर। ये आठवां घर भी बृहस्पति उन्नति विकास वाला व्यक्ति चला गया तो मृत्यु के घर में गया, आयु के घर कष्ट में के गया। हाँ, ये दुर्घटना लंबी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, गुप्त रोग को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जगह में जाकर के बैठ गया तो ऐसे में क्या होगा? बृहस्पति कमजोर हो जाएगा, और चंद्रमा मन भी जाकर के अगर बैठ गया मृत्यु के घर में, हाँ, तो भी कमजोर होगा। ये कष्ट के घर में जाकर के चला गया तो भी वो होगा। दुर्घटना का भी घर है, लंबी बीमारी का भी घर है। तो यहाँ बृहस्पति भी कमजोर होता है, चंद्रमा भी कमजोर होता है। बृहस्पति कमजोर होगा तो ग्रोथ स्लो होगा, विकास उन्नति प्रगति स्लो होगा। इसका तात्पर्य अगर उस व्यक्ति का ग्रोथ होगा उसका एकमात्र कारण से हो सकता है अगर इस घर से संबंधित वो कार्य करता हो तो परेशानी नहीं। जैसे गुरुजी अगर वो डॉक्टर हो, समझ रहे बात को, बीमार है, बीमार का इलाज कराता है, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, गुप्त ज्ञान रिसर्च इत्यादि करता हो, साइंटिस्ट हो, मंत्र साधना करता हो, तो उसको परेशानी नहीं, अन्यथा परेशानी। समझ में आया? जी गुरुजी। अब आपको पढ़ाने की जिम्मेवारी मिला है टीचर का। अब टीचर का काम नहीं करते हो, मान लीजिए आपका ऐसा है ना, अब इस ग्रह का ड्यूटी पड़ा है इस घर में, अब इस घर से संबंधित कार्य करेगा तो दिक्कत नहीं है, उस घर से संबंधित कार्य नहीं करेगा तो दिक्कत होगी। ये इसका तात्पर्य है। समझ में आया? जी गुरुजी। तो अगर आपने एक सेकंड में किसी का कुंडली देख करके बताना है कि इसका हर कार्य देरी से होगा, तो इसका संकेत है कुंडली में गुरु ग्रह छठे घर में बैठा हो या आठवें घर में बैठा। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है गुरु ग्रह के साथ राहु या केतु बैठे, क्योंकि गुरु का तात्पर्य ज्ञानी व्यक्ति, उन्नति प्रगति कराने वाला व्यक्ति। केतु क्या है? राहु क्या है? खतरा है, अनैतिकता है, असुरक्षा है, कठिन समय है। तो ये कठिन समय जाकर के विकास व्यक्ति के साथ जुड़ गया तो क्या होगा? विकास में, समृद्धि में क्या होगा? रुकावट डालेगा ना। जी गुरुजी। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? कोई भी कार्य एक ही प्रयास में नहीं बनेगा, बहुत बार प्रयत्न करने पर ही होगा। इसका तात्पर्य समझ में आया? दोनों घर से, दोनों घर से गुरुजी। अब दोनों घर से हो या गुरु, जैसे कि मान लो ऐसे
अब गुरु यहाँ बैठा, अब ये गुरु ग्रह से के साथ राहु केतु 5, 7 या 9वीं दृष्टि भी पड़ रहा है, या द्वितीय द्वादश का संबंध हो, या गुरु ग्रह से आगे या पीछे हो। तो यहाँ गुरु बैठा है तो गुरु से सप्तम यहाँ होगा, पंचम यहाँ होगा, नवम यहाँ होगा। ठीक है, जी अब कैसे होगा गिनिए, 1 या 2, ये 3, ये 4, ये 5, हुआ कि नहीं हुआ? जी ये 6, ये 7, ये 8, ये। तो इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ गुरु बैठा हो, यहाँ राहु हो, चाहे यहाँ केतु हो, चाहे यहाँ राहु हो, तो भी व्यक्ति का कार्य देरी से होगा। कनेक्ट हो गया ना इन लोग, यहाँ चाहे यहाँ राहु हो, चाहे यहाँ भी केतु हो। अब इसका संकेत क्या है? अब आपका घर या आपके घर में ही कोई दुष्ट व्यक्ति का रहता हो तो भी आप परेशान होगी, दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति अड़ोसी पड़ोसी होगा तो भी प्रभावित होंगे, या उनके साथ दृष्टि या त्रिकोण संबंध बन रहा तो भी आप परेशान होंगे। इसका तात्पर्य ये है, ऐसे स्थिति में व्यक्ति का हर कार्य विलंब से होगा, देरी से होगा। इसका तात्पर्य ये, समझ में आया? जी जी गुरु जी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ में ही नहीं आया, ऐसा है क्या कोई? आ रहा है गुरु जी, थोड़ा थोड़ा। वीडियो ऑन कर लीजिए, बहुत लोगों का वीडियो म्यूट है, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं। तो उसी प्रकार कुंडली में गुरु ग्रह भी यहाँ भी हो, ऐसे स्थिति में, ठीक है, कुंडली में सबसे ज्यादा गुरु ग्रह खराब होता है 6ठे और 8वें में। अब मन सबसे ज्यादा खराब होता है 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बैठा चंद्रमा। चंद्रमा। लिख लेना, गुरु खराब कहाँ होता है, चंद्रमा कहाँ खराब होता है, बाद में फिर मुश्किल हो जाएगा। गुरु। यहाँ चंद्रमा हो तो मन खराब होगा व्यक्ति का, तो चंद्रमा कमजोर होगा तो ग्रोथ स्लो होगा, तो चंद्रमा को पॉजिटिव करना अनिवार्य है। बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति को पॉजिटिव करना अनिवार्य है। तो उस घर से संबंधित वो कार्य करें या उन घरों से संबंधित विषयों का अध्ययन करें तो परेशानी नहीं होगी। समझ में आया? जी गुरु जी। जी गुरु जी। ये गुरु जी, ये तीनों घर से एक ही फल कर सकते हैं ना? अब मान लीजिए चंद्रमा कमजोर है, सोच लीजिए चंद्रमा मन खराब होगा, अब 6ठे घर में होगा तो रेव ग्रहण शत्रु का घर है, तो चंद्रमा कमजोर हुआ ना, चंद्रमा पीड़ित होगा तो मानसिक चिड़चिड़ापन लगा रहेगा। जी 8वें घर में भी होगा तो मानसिक चिड़चिड़ापन लगा रहेगा। द्वादश घर में होगा तो निद्रा हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। 6ठे, 8वें, 12वें घर में चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति का नींद बढ़िया नहीं होता। जी गुरु जी। परेशान होगा तो व्यक्ति का नींद बढ़िया आएगा? बताइए ना आप अपने आप। नहीं गुरु जी। सीधा सा फलित। जी धन्यवाद। ठीक है, गुरु जी जी गुरु जी। इसमें क्या उपाय होगा? जैसे कि आपने अभी बताया था कि अगर राहु केतु बैठता है तो उस घर पे अगर मेडिटेशन करेंगे, गुप्त विद्या में कोशिश अब करेंगे तो चंद्रमा अच्छा। को ठीक करने का सबसे पहला तरीका है, खाना जो भी घर में बनता हो उसको भगवान को भोग लगा करके खाएं पहली बार। तो इसके तात्पर्य क्या है, क्या होगा, वो सात्विक आहार खाएगा तो भगवान जी का प्रसाद समझ करके खाएगा तो पॉजिटिविटी आएगी, पहला अन्न से। ठीक है, दूसरा है, कहते हैं कि विकारम मानसम योगी प्राणायामे न पातकम, प्राणायाम और ध्यान करने से मन स्थिति ठीक होता है, मन शांत होता है, मन को विश्राम मिलता है। अब जिसका मन विश्राम होता है, जिसका मन शांत होता है तो व्यक्ति बेहतर सोच सकता है। ठीक है, जी फिर गुरु जी। तीसरा उपाय है भगवान शंकर जी की आराधना करें, रुद्राभिषेक वगैरह करें। फिर चौथा उपाय है अपने से पॉजिटिव सोच वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों का संगति करें, उनसे वार्तालाप करें, उपदेश सुने।
अपना सलाहकार अच्छा रखें, तो ऐसे व्यक्ति ठीक होते हैं। क्वचित अर्थ, क्वचित धर्म, क्वचित मैत्री, क्वचित यशा, क्वचित चापि कर्माभ्यास चिकित्सा नास्ति निष्फल। किस प्रकार की चिकित्सा निष्फल नहीं होती है? धर्म से, धन से, योग से, आयुर्वेद से, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति से आप इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जी गुरु जी। ऐसा नहीं कि मोती पहनो सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। एक गुरुजी वो बताया ना आपने, शिव तांडव स्त्रोत। हाँ, गुरु जी मोती का माला जो है, तो अभी मैं अन्य विषय पे चर्चा करूंगा। हाँ, समय थोड़ा कम बचा है, मैं जल्दी जल्दी कर देता। अब आज मैं शादी का टॉपिक ले जाता हूँ। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को प्रवेश कराता हूँ। अब सीधी सी बात है, अब आइए कुंडली में ये कॉम्बिनेशन पढ़ा देता। अब शनि कर्म है, कर्म के साथ केतु मिला तो क्या होगा? कर्म में रुकावट होगा। समझ में आया? शनि कर्म जी है, गुरु राहु जी। मिला खतरा, हमेशा डर बना रहेगा, असुरक्षा का भावना बना रहेगा। शनि के साथ राहु हो, जिसके कुंडली में शनि के साथ राहु केतु युति संबंध बना रहे हो या द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हो, उसका कर्म क्षेत्र में बहुत स्ट्रगल रहेगा। 30 साल के बाद ही उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, जी गुरु शनि जी। के साथ राहु केतु हो तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में 30 साल के बाद ही प्रगति होगा, अर्थात उससे पहले बहुत पापड़ बिलाता है। गुरु जी ये 30 साल मतलब वो 2.5 साल करके जो शनि जाएगा उसके बाद ही? यानी एक राउंड मारने के बाद ही जो है ना ग्रोथ स्लो शुरू होता है। तो जिसके कुंडली में मान लीजिए शनि के साथ केतु है, इसको दरिद्र योग के रूप में जाना गया है, शनि राहु शनि केतु। तो ऐसा हो तो इसका राहु केतु ग्रह का प्रतिकार वगैरह करना चाहिए। हम्म। अब इसके बाद शनि कर्म है, शुक्र क्या है? धन है। तो इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा व्यक्ति, शनि और शुक्र ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है, कम परिश्रम से प्रयत्न करने पर उसका आसानी से धन प्राप्त हो। ठीक है, शनि कर्म है, बृहस्पति के साथ संबंध बना, विकास, उन्नति, प्रगति शीघ्र होगा, इसका तात्पर्य ये। शनि कर्म है, वो व्यापार भी है, शिक्षा भी है। शनि देरी से चलने वाला ग्रह बुद्धि के साथ सम्मिलित होता है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज को सीखने में अधिक समय लगाता है। शनि और बुध ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति का झुकाव बिजनेस की ओर होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छा टीचर, अच्छा शिक्षक, अच्छा वक्ता, अच्छा लेखक, अच्छा पत्रकारिता और अच्छा व्यवसाय की ओर रुझान करे, मेहनत करे तो बना सकता है। शनि कर्म है और मंगल ग्रह क्या है? जल्दबाजी है, लड़ाई है, हाँ, बड़ा भाई मशीन है। तो शनि और मंगल ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो व्यक्ति इंजीनियर के फील्ड में अच्छा कर सकता है। ठीक है, लेकिन शनि और मंगल ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है, व्यक्ति जहां काम करता है ना, वहां के कर्म करने वाले व्यक्तियों के साथ हमेशा विवाद होता है। क्यों? अब ये मंगल ग्रहों का सेनापति है, ये राजा के घर में काम करता है ना, सेनापति मंगल। तो शनि सेवक है, सेवक और सेनापति। आपने आज तक सुने हैं सेनापति, सेना के जो प्रमुख होते हैं ना, उनको ऑर्डर फॉलो इतना फॉलो कराते, फालतू में गड्ढा खोदो बोल देंगे, खोद लिए तो फिर इसको भर दो बोलते हैं। उन लोग को खाली रहने नहीं देते, हमेशा परेशान करते रहते। एनर्जी, उनके अंदर एनर्जी जो है बना रहे, उसके लिए उन लोग जो है ना बहुत प्रयत्न करते रहते हैं। तो हमेशा जो सेना के प्रमुख होंगे वो सेना के साथ कभी भी उन लोग का भेदभाव रहता है, समझ रहे हैं बात? टॉर्चर करते हैं, जी गुरु जिसके कारण उन लोगों का विवाद होते रहता है। इसी प्रकार शनि कर्म है, मंगल सेनापति है, जहां कर्म करने वाले व्यक्तियों के साथ क्या होगा? विवाद होगा। अगर मान लीजिए टेक्निकल क्षेत्रों से संबंधित कार्य कर रहा है, मशीनों से संबंधित कार्य कर रहा है, इंजीनियर है, तो उसको दिक्कत नहीं होगा। मंगल ग्रह हिंसात्मक व्यक्ति है ना, सेनापति
मारता है। तो मंगल ग्रह का नेचर है वैसा ही, तो दांत भी हम लोग क्या करते हैं ना, चबा चबा करके खाते हैं ना, हिंसा करते हैं। तो इसलिए हड्डी का कारक ग्रह कौन है? दांतों का कारक ग्रह मंगल है, हड्डी का कारक ग्रह सूर्य है। तो यहाँ जो है ना, शनि और मंगल ग्रह का संबंध हो तो है, अच्छा दांतों का डॉक्टर भी बन सकता है। कारक तत्व ऐसे ढूंढा जाता है। मंगल ग्रह जो है आपको शरीर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऑपरेशन करने वाला, बॉडी को, सर्जन, अच्छा सर्जन भी बन सकता है। अब देखना पड़ेगा ना, उसका शिक्षा भी देखेंगे, फिर प्रोफेशन भी देखेंगे, दोनों को कंबाइन करके ही बताएंगे। एक ही ग्रहों के बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, तो इसलिए बता रहा हूं। तो शनि और मंगल ग्रह का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति सेना में भी अच्छा पोस्ट पा सकता है। समझ रहे? सेना में भी जाएगा या पुलिस इत्यादियों में जाएगा तो भी वो अच्छा होगा, क्योंकि मंगल सेनापति है और शनि कर्म है। तो इसलिए मंगल ग्रह मशीन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो होता है ना, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो पढ़ाई होता है, मशीनों से संबंधित पढ़ाई वगैरह होता है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग इमारतों से संबंधित जो टेक्नोलॉजी होता है, हाँ, जो बड़े बड़े ब्रिज, कल कारखाना इत्यादि होता है, तो उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो शनि और चंद्रमा का संबंध होगा तो शनि और चंद्रमा का विषयोग बनेगा। तो ऐसा क्या होगा, शनि और चंद्रमा का संबंध बना, परिवर्तन का योग बना। ऐसे व्यक्ति, चंद्रमा यात्रा भी है, शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत घूमते ही रहना चाहिए, तो मन बढ़िया रहता है। अगर व्यक्ति घूमेगा नहीं तो मन दुखी रहेगा। शनि और चंद्रमा का संबंध होता है तो ऐसे व्यक्ति डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी बदलते ही रहता है, अनवरत दिमाग चलते ही रहता है, उसका जो है ना मन परिवर्तन होते ही रहता है। एक कार्य करता है, उसमें टिक करके उसमें मन नहीं लगता है, दूसरा कुछ करो, दूसरा कुछ करो, दूसरा कुछ करो, ऐसा हमेशा मन बना रहे। मन थोड़ा सा व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। शनि और सूर्य का संबंध होता है तो सूर्य राजा है ना, बॉस है ना, तो ऐसा व्यक्ति जहां कार्य करता है वहां के जो बॉस होंगे, मालिक के साथ कभी बनती नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको जी गुरुजी। कॉम्बिनेशन को घटाना है। अब इसके पॉजिटिव भी पहलू है और नेगेटिव भी पहलू है, दोनों दोनों पहलू को हम लोग क्या करना होगा, विचार करना। ठीक है। अब उसी प्रकार, अब शनि से आपने जोड़ लिए, अब बृहस्पति का जोड़ लीजिए। अब बृहस्पति क्या है? जीव है, ज्ञान, बुद्धि, गुरु, भाग्य, विकास, समृद्धि है। अब ये बृहस्पति जा करके केतु के साथ बैठा हो तो क्या होगा? समृद्धि विकास में रुकावट होगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस नो? हाँ गुरुजी। जी Yes. जी गुरु। बृहस्पति विकास, समृद्धि, उन्नति, प्रगति है। इसका समय राहु से समय संबंध बन गया, कठिन समय, तो ग्रोथ स्लो हो जाएगा ना, खतरा भी है, अनैतिकता भी है, इसलिए। अब बृहस्पति विकास, उन्नति, भाग्य है, गुरु है, वो जाके कर्म में मिला, तो गुरु का आशीर्वाद कर्म में भी मिला, तो ऐसे व्यक्ति का कर्म बेहतर होता चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति के कर्म में कम रुकावट देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति शीघ्र उन्नति प्रगति करेगा, इसका तात्पर्य ये। समझ में आया फलित? जी गुरु जी। जी अब बृहस्पति है, उसका विकास का संबंध होगा पत्नी के साथ, धन के साथ, वाहन के साथ, सुख के साथ। तो ऐसा व्यक्ति पुरुष होगा तो अच्छी बीवी मिलेगी, जिसके साथ घर गृहस्थी बेहतर चलेगा। समझ में आया? जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत आएगी तो भी साथ निभाएगी और जीवन यापन करेगी।
शुक्र पत्नी है, बृहस्पति का संबंध बना, गुरु धार्मिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आस्तिक प्रकृति की होगी। अर्थात गुरु सबका भला चाहता है तो उसकी पत्नी भी सबकी हित चाहने वाली होगी, इसका तात्पर्य ये है। अगर किसी स्त्री के कुंडली में गुरु और बृहस्पति हो, तो पुरुष के कुंडली में गुरु ग्रह जीव कारक होता है, और स्त्री के कुंडली में जीव अर्थात स्वयं शुक्र ग्रह होता है। दोनों का नेचर अलग अलग है ना, इसलिए तो शुक्र और बृहस्पति का संबंध होना, तो बृहस्पति शुक्र स्वयं है स्त्री, और बृहस्पति विकास, उन्नति, प्रगति, भाग्य है। तो इसका तात्पर्य व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ, व्यक्ति को गुरु ग्रह का सपोर्ट मिलने के कारण जीवन में ग्रोथ, उन्नति, प्रगति भी आसानी से कर सकता है। उसको मदद करने वाले व्यक्ति बहुत मिलेंगे, इसका तात्पर्य ये है। तो फिर बृहस्पति के साथ बुध के साथ संबंध बन गया, तो वाणी बेहतर होगी, बुद्धि अच्छी होगी, व्यक्ति मेहनत करेगा तो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो बृहस्पति और मंगल का संबंध होगा तो व्यक्ति को क्रोधी बनाएगा, थोड़ा समझ रहे हैं बात को, थोड़ा इगोस्टिक नेचर का होगा, साहसी, पराक्रमी, निडर, निर्भीक स्वभाव का होगा। हाँ, दूसरे के कंट्रोल में रहना नहीं चाहेगा क्योंकि सेनापति होने के कारण। लेकिन व्यक्ति अदम्य साहस के कारण जीवन में ग्रोथ, उन्नति, प्रगति भी करता है। समझ रहे हैं बात को। और बृहस्पति का संबंध बना मन के साथ, तो मन पॉजिटिव हुआ तो व्यक्ति का सब पॉजिटिव, मन खराब तो सब खराब। समझ रहे हैं, मन को पॉजिटिव कर दिया तो बृहस्पति क्या होगा, अच्छा होगा, ग्रोथ, उन्नति, तरक्की शीघ्र होगा। चंद्रमा और बृहस्पति का तात्पर्य स्थान परिवर्तन, व्यक्ति जन्म स्थान परिवर्तन करने का भी योग बनेगा। बृहस्पति और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता हो पुरुष के कुंडली में, तो जन्म स्थान परिवर्तन करेगा और जीवन में बहुत यात्रा करने का भी योग निर्माण होगा, क्योंकि चंद्रमा यात्रा भी है। क्या देखेंगे, ठीक है। अब बृहस्पति स्वयं व्यक्ति है, उसके अंदर काबिलियत है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य राजा है, सरकार है ना। और नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जैसे राजा को मिलता है, बृहस्पति जीवन का कारक ग्रह के साथ सूर्य का संबंध बन रहा है, नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा भी जीवन में प्राप्त होगा, इसका तात्पर्य ये। समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुजी। तो अन्य ग्रहों का भी देखते हैं। तीसरा ग्रह को भी पकड़ लेते हैं, शुक्र है, ठीक है। शुक्र ग्रह पुरुष के कुंडली में पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र जा करके मान लीजिए शनि के साथ संबंध बना, शुक्र शनि का, तो शनि देरी से राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह है। तो शुक्र पत्नी है, शनि देरी है, तो देरी से विवाह होगा। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। अब ये किसी का कुंडली है, जी जी। अब विवाह घर में शनि बैठा, तो देरी से राशि परिवर्तन करने वाला, 2.5 साल में राशि परिवर्तन करने वाला बैठ गया, तो इसका तात्पर्य क्या है, शादी देरी से हो। समझ में आया? जी जी हाँ गुरु जी। जी। जी अगर किसी कुंडली में लग्न में शनि बैठ गया, विवाह स्थान को देख रहा, तो इसका तात्पर्य शादी देरी से होगा। अच्छा गुरुजी। अगर मान लीजिए शनि और शुक्र ग्रह का भी संबंध बन रहा है, तो भी शादी देरी से होगा। समझ में आया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी शुक्र अष्टम घर में बैठा हुआ है और शनि छठा घर से देख रहा है, तो क्या संबंध बनेंगे? अब शनि यहाँ ऐसे नहीं होगा ना, वो तो विवाह घर से संबंध नहीं बन रहा है ना, वो कहाँ बैठा है शुक्र? शुक्र अष्टम घर में बैठा हुआ है। हाँ,
और शनि का है। शनि छठे घर में बैठा हुआ है, मंगल के साथ और बुध के साथ। कौन सा लग्न की कुंडली? ये लग्न है आपका छठा, छठा मतलब हो गया कन्या। कन्या लग्न। हम्म। गुरु ग्रह कहाँ है? गुरु ग्रह इसमें है दूसरे घर में, 19 डिग्री पे बैठा हुआ है। शादी तो अवश्य होगा, गुरु ग्रह का दृष्टि है। हम्म। अब छठे, अब यहाँ राहु केतु कहाँ है? राहु केतु तीसरे, राहु चंद्र के साथ तीसरे घर पे है और केतु नवम घर पे है। बृहस्पति से आगे और पीछे राहु केतु हो तो भी देरी कराता है, ठीक है। ये क्या हुआ? यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखे जाए तो तृतीय दृष्टि भी है, हम्म। तो इससे जो है देरी होने का संकेत यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अच्छा। बताऊंगा मैं। इसमें मैं एक जन का लेके आया था तो अभी मैं अभी देखा। अभी अभी एक काम करें, टाइम बहुत तो कम है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, बाद में देखते हैं फिर। शुक्र पत्नी है और राहु क्या है, विस्तार है, बढ़ा देने वाला। तो पुरुष के कुंडली में शुक्र राहु का संबंध होगा तो अधिक स्त्रियों के साथ प्रेम अफेयर होगा, इसका तात्पर्य है। समझ में जी, एक बार आया? फिर से और शुक्र क्या है ना, पत्नी है, पत्नी और हम्म। विस्तार, विस्तार मतलब बढ़ा देने वाला। हम्म। तो शुक्र और पत्नी के साथ ये अनैतिक है, तो व्यक्ति का अनैतिक बहुत लोगों के साथ संबंध होगा, अफेयर होगा। शुक्र राहु के साथ बैठेगा तो। हाँ, और कनेक्ट गुरुजी हो रहा है। पत्नी की कुंडली में हो तो शुक्र के साथ राहु तो क्या होगा? तो व्यक्ति का हेल्थ से संबंधित इशू हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए जो है व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, समझ रहे हैं बात को? ठीक है गुरुजी। क्योंकि पुरुष के कुंडली में बृहस्पति जीव स्वयं है, तो बृहस्पति के साथ राहु केतु हो तो स्वास्थ्य के लिए जो है सर्वदा प्रयत्न करना चाहिए। स्त्री के कुंडली में शुक्र जीव कारक है, शुक्र के साथ राहु केतु हो तो फिजिकल फिटनेस के लिए जो है ना, सर्वदा स्वस्थ रहने के लिए जो है ना उनको प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो बीमार बना सकता है। अब शुक्र के साथ केतु अच्छा हो गुरुजी। तो क्या है, त्याग और रुकावट और वैराग्य और मुक्ति। मुक्ति का तात्पर्य मोक्ष। खत्म हो जाना, मुक्त हो जाना। तो शुक्र पत्नी है, केतु वैराग्य है, पत्नी के साथ घनिष्ठता होने नहीं देगा, रुकावट घनिष्ठता में लाएगा, पत्नी को त्याग देगा अर्थात तलाक हो सकता है, मुक्त हो जाना, दोनों का संबंध मुक्त हो जाना, उसी को तलाक है। तो शुक्र और केतु ग्रह का संबंध हो तो भी व्यक्ति का पुरुष के कुंडली में पत्नी के साथ घनिष्ठ रिलेशन होने नहीं देगा। गुरुजी समझ रहे हैं नवम बात? घर जो है वो रोग का घर है, नवम घर। अभी अपने कुंडली मत देखिए, आप फंस नहीं, जाएंगे मेरा अभी नहीं है। ये। मैं ऐसे ही एक पूछ रहा हूँ कि नवम घर में अगर शुक्र केतु ये दोनों एक साथ बैठ गए तो इसका मतलब उसका तो मतलब परेशानी ही परेशानी होगा। परेशानी उसकी होगी जो केतु के कारक तत्व अपनाएगा, नहीं होगी फिर हो जाएगी। मैं चार तो पांच शुक्र कुंडली और लेके आया केतु हूँ। ग्रह का कॉम्बिनेशन है, तो केतु का कारक तत्व को अगर अपनाता हो तो परेशानी नहीं होगी, अगर नहीं अपनाता है तो होगी। अच्छा। उसका उपाय भी है ना, बताऊंगा मैं। अभी बस प्रारंभिक आप लोगों को फलित सिखा रहा हूं। तो शुक्र के साथ बृहस्पति मिल गया तो विकास, उन्नति, प्रगति करने वाली, शादी के बाद उन्नति प्रगति होगा। पत्नी मिल गई, विकास होगा। स्त्री के कुंडली में बृहस्पति मिल गया तो शादी के बाद स्त्री का विकास होगा, उन्नति प्रगति होगा। शुक्र और बुध का संबंध होगा
तो व्यक्ति विद्यावान होगा। व्यक्ति देखने में शुक्र और बुध ग्रह का भी कॉम्बिनेशन होता है तो प्रेम कराता है। ये चंद्रमा का बृहस्पति के साथ प्रेम होकर के बुध का जन्म हुआ था, तो बुध और शुक्र ग्रह का संबंध होता है तो भी व्यक्ति का प्रेम होता है। अच्छा गुरुजी, शिक्षा जैसे ये मेरी कुंडली थी, इसमें शुक्र के साथ राहु बैठा है, तो मुझे राहु से जुड़े जो उपाय हैं उन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले शुक्र जीव है, आपका शरीर है। और राहु क्या है, बीमारी को रिप्रेजेंट भी करता है, विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है, अपने को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना। अगर जीवन में ग्रोथ चाहते हैं तो अपने आप को बड़े बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुतिकरण करिए, अपने आप को डिजिटलाइज ले जाइए। हाँ, अच्छा गुरुजी। तो बहुत सारे ऐसे हैं ना, आप जो है ना टेक्नोलॉजी से संबंधित का आजकल जमाना है, देखिए अब राहु छाया है, प्रतिबिंब है, देखिए कहाँ के व्यक्ति कहाँ जुड़ रहे हैं। तो इसका सदुपयोग करेंगे तो पॉजिटिव है, दुरुपयोग करेंगे तो खराब। तो ठीक है। राहु को सदुपयोग अभी हम लोग कर रहे हैं ना। ठीक है गुरुजी। अभी मैं यहाँ हूँ, मेरा प्रतिबिंब आप सब लोग देख रहे हैं, आप लोग वहां हैं, आपका प्रतिबिंब कौन दिखा रहे हैं? राहु ही है ना, बढ़ा दिया। हाँ जी। घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ये राहु की महिमा है। हाँ जी। राहु को हम लोग खराब नहीं कहेंगे, अगर आपने जीवन में राहु को कारक तत्वों को अपनाएंगे तो पॉजिटिव। तो इसका ठीक है मतलब गुरुजी। कलयुग राहु का युग है। कलयुग में राहु ज्यादा प्रभावित होता है। हाँ, कलयुग में जिसका राहु अच्छा होता है वो माला माल होता है। पहले विदेश जाना बुरा कहते थे, क्योंकि जाने के बाद कोई सूचना उचना मिलता नहीं था, मर गए हैं कि जिंदा है पता नहीं चलता, इसलिए खराब। अब तो आप विदेश नहीं जाएंगे तो आपको मतलब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ही नहीं मिलेगा। तो अभी विपरीत हो गया। अब उसी प्रकार शुक्र और मंगल मिल गया तो क्या होगा? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र जो है ना पत्नी है और मंगल जो है पति होता है। तो शुक्र मंगल ग्रह का भी संबंध हो तो प्रेम विवाह का योग होता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर जो होता है ना वासना अधिक होता है। समझ रहे हैं बात को? शुक्र और मंगल ग्रह का संयमी भी व्यक्ति क्यों ना हो, इसका प्रेम इधर ना उधर कहीं ना कहीं चक्कर होता है। क्योंकि शुक्र वासना है, मंगल अग्नि तत्व है ना, वासना को भड़का देता है, तो इधर उधर अफेयर होगा ही होगा। समझ रहे हैं बात? जी गुरु जी। इसका तात्पर्य शुक्र पत्नी है और मंगल क्रोध है, तो पत्नी इगोस्टिक नेचर की होगी, सेनापति के गुण होंगे, साहसी पराक्रमी निडर निर्भीक स्वभाव की होंगी, वो स्वतंत्र रहना चाहेगी, पतिदेव मैं मेरा कहाँ कहना हुआ माने, ऐसा सोचने वाली। शुक्र शुक्र और मंगल ग्रह का संबंध हो नेगेटिव हो तो लड़ाई झगड़े भी अधिक होंगे, विवाद। तो शुक्र के साथ पुरुष के कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा का संबंध बन रहा, तो शुक्र एक देव ग्रह होने के कारण क्या है, चंद्रमा को भी ये भी पॉजिटिव प्रदान करता है। तो साथ साथ में क्या करता है, शुक्र पत्नी है पुरुष के कुंडली में, चंद्रमा चंचलता को भी रिप्रेजेंट करेगा, तो पत्नी चंचल होगी। चंद्रमा सौंदर्य को भी रिप्रेजेंट करता है, शुक्र पत्नी है तो पत्नी सुंदर होगी। समझ में आया? अगर नेगेटिव है चंद्रमा तो दोष लांछन इत्यादि भी लग सकता है, व्यक्ति को होता है ना कलंक लग जाना। अब ये शुक्र जी गुरु जी। है पत्नी पुरुष के कुंडली में, सूर्य राजा है, पिता भी है, प्रसिद्धि है, सरकार है, तो पत्नी के अंदर राजा के गुण होंगे। तो राजा का गुण साहसी पराक्रमी निडर निर्भीक होगा, स्वतंत्र रहना चाहेगी, लीडरशिप करने की क्षमता होगी, परिवार को अकेले हैंडल करने में वाली होगी, कोई भी बड़ा सा बड़ा दायित्व दे दीजिए उनको बखूबी निभाने वाली होगी। समझ में आया? जी गुरु जी। तो इस प्रकार से ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको निकालना है।
तो इन सभी ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है आप लोग बनाइए। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करूं। ठीक है, जी गुरुजी। जी और यहाँ मंगल का एक बोल देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको 10 मिनट विवाह के बारे में ले चलता हूँ, ये शुक्र है तो। गुरुजी कल आपका थोड़ा टाइम मिल सकता है क्या, दोपहर के करीबन? ठीक है, फोन करो। हाँ ठीक है, आप कर सकते। तो देखिए, विवाह विलंब योग के सूत्र। गुरु ग्रह अगर छठे या 8वें भाव में हो या पाप कर्तरी दोष में हो तो विवाह देरी हो। पाप कर्तरी दोष कैसे बनता है आपके कुंडली में? शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, ये पापी ग्रह। अगर मान लीजिए कुंडली में गुरु ग्रह इधर बैठा हो, ये मंगल इधर बैठा है, इधर शनि बैठा है, तो पाप कर्तरी शब्द का अर्थ होता है कैंची, काट देना। तो कैंची के जो बीच में जो आता है तो उसको काट देता है, तो ऐसे स्थिति में भी विवाह देरी होगा, इसका संकेत। गुरु ग्रह के साथ राहु केतु हो तो विवाह देरी होगा। गुरु ग्रह से अगले घर में राहु केतु हो तो विवाह देरी में होगा। शुक्र या मंगल के ऊपर 4 या 5 ग्रहों का युति या दृष्टिकोण हो तो जो है विवाह देरी होगा। राहु, केतु, शनि, चंद्र और बुध, इसमें राहु और केतु, शनि, चंद्र और बुध ग्रह। चंद्रमा और बुध प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे बात को? और राहु अधिक बढ़ा देने वाला, अधिक लोगों के साथ अफेयर होता है, तो जिससे क्या होता है पता चल जाता है, पता चल जाता है तो छल धोखा हो जाता है ना, इसलिए संबंध टूटता है। केतु क्या करता है, ज्यादा दिन तक रिलेशन को टिकने नहीं देता है, तो इसलिए अगर नवमांश में भी गुरु ग्रह छठे 8वें भाव में बैठा हो तो पीड़ित होता है, या पाप कर्तरी में भी हो। गुरु विवाह करवाते हैं और केतु रुकावट डालते हैं, इन दोनों के उपाय करवाने से विवाह बाधा दूर होता है। तो कोई भी कभी भी जीवन में दो से अधिक सूत्र घटने पर भी आप जो है फलित करेंगे। देखिए, गुरु और शुक्र ग्रह का युति या त्रिकोण हो या दृष्टि संबंध हो तो विवाह जरूर होता है। गुरु तीसरे घर में हो तो देरी से विवाह, ये पराशर ज्योतिष के अनुसार है। हाँ? शुक्र चंद्रमा का मेल हो तो प्रेम संबंध की भावना होती है। सप्तमेश का पंचमेश से संबंध या नवमेश में संबंध हो तो प्रेम विवाह होता है। अब जैसे कि कुंडली का प्रेम का घर यहाँ से प्रेम विचार कर, और आपका विवाह का घर ये होता है। और भावात भावम सूत्र होता है, जिस घर से प्रेम विवाह प्रेम विचार करते हैं, इस घर से ये 5वां घर पड़ता है। तो प्रेम के घर से भी गिनने पर 5वां घर जो पड़ेगा उससे प्रेम का विचार। तो यहाँ क्या करेंगे, विवाह घर में कौन सा राशि है पहले वो देखेंगे। यहाँ कर्कट राशि है, तो विवाह करने वाला कैंडिडेट रहा हुआ कौन? चंद्रमा। चंद्रमा। अब ये प्रेम के घर में कौन राशि है? वृष राशि है, इसका स्वामी ग्रह हुआ शुक्र। तो चंद्रमा और शुक्र ग्रह का ग्रहों के 4 प्रकार के संबंध कौन कौन से थे? राशि परिवर्तन संबंध, फिर दृष्टि संबंध, फिर अनदृष्टि संबंध, फिर युति संबंध। ये वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है युति त्रिकोण
सप्तम दृष्टि और द्वितीय द्वादश और तृतीय एकादशम। तो अब यहाँ दूसरा, यहाँ 9वें घर में क्या है, कन्या राशि। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा की, अब ये प्रेम का घर का मालिक ग्रह शुक्र है, तो शुक्र जाकर के प्रेम के घर में बैठा और चंद्रमा जाकर के प्रेम के घर में बैठा, तो प्रेम विवाह हो सकता है। ठीक है, या चंद्रमा जाकर के यहाँ बैठा है प्रेम के घर में, ये बुध, इस घर का मालिक बुध है, वो जाकर के विवाह घर में बैठे, तो प्रेम विवाह हो सकता है पहले। दूसरा संबंध है, ये इन लोगों का, ग्रहों का कुंडली में किसी भी घर में बैठे हो, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो अच्छा है, 6, 8, 12 में बैठे हो तो दिक्कत होगा, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होगा। तो यहाँ देखेंगे तो क्या संबंध बन रहा है, तो शुक्र और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा है ना। जी गुरुजी। लेकिन दृष्टि संबंध बन रहा है तो यहाँ राहु भी आसानी से होने नहीं देगा, केतु भी आसानी से होने। समझ में आया कि नहीं आया? जी राहु क्या है, कठिन समय है, केतु क्या है, रुकावट है, तो आसानी से होने नहीं देगा। नहीं देगा। अब ऐसा होता है किसी का वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकता है, कैसे देखें, विवाह घर के मालिक 6, 8 और 12वें घर में बैठे हो, या 6, 8, 12 घर का मालिक विवाह घर में बैठा हो, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत देगा। समझ में आया? या जी विवाह घर गुरुजी। में शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, इन पांचों ग्रहों में से दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव हो तो भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं। बैठे हों या दृष्टि डाल रहे हैं, या विवाह घर में का मालिक 6, 8वें 12वें में बैठा हो, या 6, 8वें 12वें घर का मालिक विवाह घर में बैठा हो, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, परेशानी बढ़ा दे। अब चौथा घर व्यक्ति का क्या है, मानसिक शांति का घर है। मानसिक शांति के घर में भी शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल बैठा हो, तो व्यक्ति के घर में हमेशा कुछ न कुछ कारण से विवाद, झगड़े इत्यादि होते ही रहते। जब भी शुभ कार्य होगा तो राहु बैठा है, केतु और शनि का भी प्रभाव है, इसलिए मैंने, मानसिक शांति जो होता है व्यक्ति को नहीं देता। ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहता है तो शांति, सुकून की अनुभूति करता है, घर में घुसते ही उसको मन बेचैन होता है। समझ रहे हैं बात को? जी गुरुजी। आपके साथ ऐसे ही होता है कि नहीं? जी गुरुजी, बिल्कुल सही बता रहे हो। एस्ट्रोलॉजी काम करता है नहीं करता, अभी मालूम चल रहा है सभी को, हो रहा है प्रैक्टिकल कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। जी गुरुजी। इसका तात्पर्य ऐसा। तो चौथा घर मानसिक शांति के घर में शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति का मानसिक सुकून को छीन लेता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अन्न को सुधारना होगा, भगवान को भोग लगा करके ही अन्न खाएं। दूसरा है प्राणायाम, मेडिटेशन करें। और तीसरा है भगवान शंकर जी की आराधना करें, कि जन्मदिन में रुद्राभिषेक कराएं, श्रावण में रुद्राभिषेक कराएं, हाँ, और नित्य भगवान नर्मदेश्वर जी का सेवा करें। उनको शिव तांडव बोल करके तांबे के लोटे में काला तिल डालें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शंकर जी को चढ़ाएं नित्य, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। इसका व्यक्ति का ये शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल लग्न में होगा, दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव होगा, तो उसका सिर दर्द वगैरह होना, हाँ, हेल्थ इश्यू वगैरह कराता है। अब इन ग्रहों का प्रभाव पंचम घर में होता है। मान लीजिए राहु केतु होते हैं, या मंगल ग्रह के साथ राहु केतु होते हैं, तो दिक्कतें देता है, गर्भपात होने का खतरा बनाता है, मंगल के साथ राहु केतु हो तो।
या शनि राहु केतु के साथ मंगल 5वें घर में हो, समझ रहे हैं बात को। या मान लीजिए 5वां घर का मालिक 6ठे 8वें में बैठा हो या 12वें में बैठा हो, या 12वें के घर का 8वें के घर का या 6ठे घर का मालिक 5वें में हो तो गर्भपात कराता, संतान के सुख में कमी कराता है, इसका तात्पर्य है। शिक्षा में रुकावट डालता है, इसका तात्पर्य। समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी। जी। कहने का मतलब गुरुजी, मतलब मेरी कुंडली संतान सुख की नहीं है। नहीं नहीं, संतान सुख की नहीं है ऐसा कहना मेरा वो चीज नहीं है। अब यह पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो यहाँ अब हमें जो है ना, सब चीज बुध वैसा के नहीं साथ होता है। में बैठे हुए देखिए हैं। यहाँ बहुत सारे चीज को देख करके होता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो है ना, सूर्य ग्रह पंचम घर का भी कारक होता है। तो यहाँ सूर्य क्या होता है कि आपका जो बच्चा होगा ना, हाँ जी। राजा के गुण वाला होगा सूर्य यहाँ बैठने के कारण। हाँ जी, ऐसा ही है। बृहस्पति का पंचम दृष्टि भी पड़ रहा है गुरुजी। हाँ, उसको जितना भी प्रवचन दीजिए वो करेगा अपने ही मन का। यही चल रहा है गुरुजी। समझ रहे हैं बात? फिर गुरुजी छोड़ देना चाहिए इस टॉपिक को, फिर कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, बच्चों को मनाना चाहिए। अब उनके जो है ना, उनको ऐसे बच्चों को जो है ना हमेशा भगवान की पूजा पाठों से जुड़े रहना चाहिए, तो ऊर्जा गुरुजी बैलेंस रहे। मानते ही नहीं है पूजा पाठ से, तो पीछे हटते हैं। अब वो उन लोग को जो है ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन हाँ लोगों जी। को जो है ना, अभी से आप लोग जो है ना घर के सदस्य लोग पूजा करेंगे तो बच्चा भी देखेगा सीखेगा ना। हाँ ऐसे जी। बच्चों के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली दे करके बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो वही सीख जाए। हाँ जी। ये फिर बोलेगा आप तो करते हो हमें मना करते हो, ये बोलेगा। हाँ तो जी। इन लोगों को बहस दिखा बाजी दिखा नहीं करके रहती। सिखाया जा सकता है। आपको ठीक चाहे है। पूजा करने का मन हो चाहे हो या ना हो, तो बच्चों को बिठाइए दिखाइए, तो देख करके सीखेगा। नहीं तो क्या होगा ना, कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मेघोले शिक्षा पद्धति है ना, क्रिश्चियन लोग इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। हाँ ये जी। हाँ उन जी। लोग जो है विश्व, एक ध्रुव राठी है वो ज्योतिष को मानता नहीं है, बोले ज्योतिष काम नहीं करता है बोलता है। अब हमारे पास आए तो हम बताएं कैसे काम करेगा नहीं करेगा। नहीं, सही बात है गुरुजी। तो ये इसलिए बृहस्पति का भी दृष्टि है, तो ज्यादा नेगेटिव नहीं है, कोई वो चीज डरने की वाली बात नहीं है। बस जो है संतान जो है कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए जो है ना, ये देखिए शुक्र के साथ राहु बैठा है, ये वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, 2 डिग्री में बैठा है राहु के साथ। तो इसका तात्पर्य क्या है ना, बुद्धिमान होगा, चतुर भी होगा, साथ साथ में कंट्रोल से बाहर रहने के लिए प्रयास करेगा। उसको भगवान जी से का जो है ना आराधना शंकर जी का कराते रहिए। उसका जब भी जन्मदिन हो, अगर मान लीजिए 3 महीना 6 महीना जैसे भी सामर्थ्य है, 2-4 हजार रुपये खर्चा होगा, घर में पूजन कराइए। हाँ, आप पंडित जी को हाँ आप जी। बुलाते हैं तो उनको आप जो करते हैं तो उसको भी वैसा संस्कार सिखाएंगे तो आता है। देखिए सीख करके जो व्यक्ति सीखता है ना, वो बोल करके नहीं सीखता है। हाँ समझ जी। रहे हैं? ठीक है गुरुजी। तो ये चीज कुंडली तो में कभी भी ग्रह खराब नहीं होते, कभी अच्छे भी नहीं होते। इस्तेमाल महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं बात को। अब तो विद्युत को गुरुजी हम यहाँ पे अच्छा भी जैसे नहीं ये, कह सकते, खराब भी नहीं कह सकते, प्रयोग महत्वपूर्ण। नहीं पंडित जी, जैसे अब ये तो माता जी की कुंडली हो गई, तो यहाँ पे पिताजी की कुंडली भी मैटर करती होगी। अब संगत माता पिता के तो देख रेख में रहता है ना, दोनों का ग्रहों का एनर्जी से ही काम करेगा। जी गुरुजी। आप अब पिताजी का मत मान लीजिए अच्छे स्वभाव के हैं, तो वो भी हाँ तो जी। गुण बच्चे के अंदर आएगा। अगर पिताजी दुष्ट स्वभाव के हैं, वो देख करके सीखेगा, वो भी तो गुण सीखेगा। उस माहौल संगत का असर होता है ना। जी गुरुजी। अगर मान लीजिए माता पिता बहुत अच्छे हैं, अब संगति दुष्ट स्वभाव के बच्चों के साथ बाहर करते रहता है, तो उससे भी फर्क हाँ। पड़ता है। फिर माता पिता के साथ समय कम व्यतीत कर रहा है, दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों के साथ ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है, तो ऐसा गुण आएगा। जी गुरुजी।
तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, ठीक है। ठीक है अगले गुरुजी। क्लास में कराऊंगा। तो आज तो आप लोगों को प्रिडिक्शन कैसे करना है वो बस ऐसा प्रकाश डाल दिया। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। तो और किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए, फिर बता दो। मैं कल यही आज इतना ही करें। कल फोन करूंगा गुरुजी दोपहर को। तो देखिए ये विद्या जो है बहुत गूढ़ रहस्य विद्या है। थोड़ा मन लगाएंगे तो आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ये सब चीज क्या है, अभ्यासम परमम गुरु कहा है, अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु। जितना लिखेंगे उतना समझ में आएगा। लिखने से एस्ट्रोलॉजी आसानी से आता है, जो लिखता नहीं है नोट्स तो है ही है, गुरु जी ने दिया हुआ बोलेगा, उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं। मेरा नहीं मेरा गुरुजी, ये वैसा ही तो हुआ है गुरुजी। अपने हाथ से बनाने से प्रैक्टिस होगी। हाँ लिखिए, तो जितना लिखता है ना उसको एस्ट्रोलॉजी उतना ही आता है। मोबाइल क्या होता है गुरुजी, ये कहीं भी चला जाता है, तो कहीं 10 मिनट बैठे तो मोबाइल से निकाले एक, तो उसी से काम चल रहा है, तो इतना लिखने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लिखेगा ना, लिखेगा तो व्यक्ति क्या लिख रहा है, उसका मस्तिष्क भी काम कर रहा होता है ना। वो पढ़ जी करके जी लिख जी रहा होगा ना। दो प्रैक्टिस हो रहा है, जी मस्तिष्क का भी हस्तलेखन हो रहा है। तो ऐसे आता है। जी केतु जी लेखन को भी रिप्रेजेंट करता है। जिसके कुंडली में केतु, जैसे कि भाभी जी का है ना, आप लिखने का काम करिए, केतु ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है गुरुजी। आप एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते रहिए, मानसिक शांति बनते रहेगा आप। ठीक है गुरुजी, गुरुजी। वास्तु में केतु बाथरूम को रिप्रेजेंट करता है। हाँ टॉयलेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उसकी साफ सफाई वगैरह इसको या फिर उसकी दिशा वगैरह को करता है। ये केतु ब्रह्म यूट्यूब स्थान है। आइडियाज। केतु ब्रह्म स्थान होता है और नैऋत्य कोण को भी रिप्रेजेंट करता है, राहु केतु। अच्छा। वो देखिए वास्तु वास्तु के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले शरीर का वास्तु ठीक नहीं करता है, वो घर का वास्तु ठीक करने से कहाँ ठीक होगा। अब शरीर का वास्तु कैसे ठीक होगा। भोजनांते विषम जलम कहा है, भोजन के बाद पानी पिएंगे तो जहर का काम करेगा। भोजन कर रहे हैं, 2 गिलास पानी पी रहे हैं, तो शरीर का पेट का वास्तु गड़बड़ा रहा है। जो वास्तु चेक करने आते हैं ना, मैं देखता हूँ गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, खाना खा जूता पहन करके खड़े होकर के खा रहा है। अब उसका वास्तु ही ठीक नहीं है शरीर का, क्या दूसरे का घर का वास्तु ठीक करेगा। गुरुजी, खाने के बीच में भी पानी नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल 1 घूंट 2 घूंट, उससे अधिक नहीं। आपका जैसे ही खाना खाते हैं पेट का जठराग्नि पकाने लगता है, फिर पानी खाते तो अग्नि बुझ जाता है। अच्छा भोजन गुरुजी। अटक जाए तो 1 घूंट 2 घूंट रसीले युक्त आप लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए। जो है आप वो दाल का मात्रा अधिक पीजिए, दाल का पानी पीजिए, नींबू का शिकंजी पीजिए, विकल्प है। बच्चों ठीक है को भी गुरुजी। नहीं देना चाहिए अभी से। फिर उसके बाद जो नर बाएं करवट सोए उसका काल बैठ कर रोए। बाएं करवट लेकर के सोइए। नहीं गुरुजी, वो तो मैं बाएं करवटी सोती हूँ। तो प्रातः सूर्योदय से आधा घंटा पहले कम से कम जगें। अच्छा गुरुजी। तो बहुत सारे नियम हैं, उसको फॉलो करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, फिर मन स्थिति भी ठीक रहेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है गुरुजी। जी